देखो, तो आज का टॉपिक है प्योरिफिकेशन मेथड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो बेसिकली हमें पता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, उससे प्रोडक्ट बन जाता है। उस प्रोडक्ट में कुछ इम्प्योरिटीज भी होते हैं, तो पहले हमें उसको प्योरीफाई करना पड़ता है एंड देन उसका क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एस्टिमेशन करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कार्बन है या नहीं है, उसका कैसे कंफर्मेटरी टेस्ट होगा, हेलोजन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, इनका हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ता है इन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेसिकली ये हम 3 स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्योरिफिकेशन सीखना है कि कैसे उनको प्योरीफाई किया जाएगा, व्हाट आर द प्योरिफिकेशन मेथड्स। फिर हमें सीखना है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम सीखेंगे कंफर्मेशन टेस्ट एंड थर्ड करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बेसिकली हमें सीखना पड़ता है कि अगर कार्बन मौजूद है तो कितने परसेंट है, ऑक्सीजन है तो कितने परसेंट है, ये सब हमें सीखना पड़ेगा। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपके प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाएगा और जो अपनी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हुई है उसमें भी ये काफ़ी अच्छे लेवल पे आता है। तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्योरिफिकेशन टेक्निक्स पे। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्योरिफिकेशन मेथड, तो क्या क्या प्योरिफिकेशन मेथड्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्योरिफिकेशन मेथड है जिससे आप कर सकते हो प्योरिफिकेशन, वो है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द मेथड जिससे आप प्योरीफाई कर सकते हो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। अनदर प्योरिफिकेशन मेथड इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन से भी हम प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से भी हम कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड होता है डिस्टिलेशन। एंड अनदर इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्योरिफिकेशन इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी, तो ये कुछ स्पेशल मेथड्स हैं प्योरिफिकेशन मेथड के। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे अपने को अगर पढ़ना हो तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन भी होता है। इस मेथड से भी हम एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को प्योरीफाई कर सकते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको प्योरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अपने पहले प्योरिफिकेशन मेथड में कि सब्लिमेशन मेथड क्या होता है। तो सिंपल देखो, ध्यान से समझना। अपने पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें एक तो प्योर सब्सटेंस होगा, जो भी अपना प्योर कंपोनेंट है वो होगा, एंड साथ में इम्प्योरिटी होगा। क्या होगा? इम्प्योरिटी। तो सब्लिमेशन हम सबको पता है क्या होता है। सब्लिमेशन इज द मेथड इन विच सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर। तो इससे क्या होगा कि जो भी सब्लिमेबल प्योर सब्सटेंस है वो वेपर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और जो भी नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी है वो वहीं सॉलिड के फॉर्म में वहीं बच जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सब्लिमेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, सब्लिमेट कर देते हैं। उससे क्या होगा, जो प्योर सब्सटेंस होगा वो सब्लिमेट होकर बाहर आ जाएगा, और जो इम्प्योर सब्सटेंस है वो सॉलिड फॉर्म में ही रह जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है कि जो प्योर सब्सटेंस हो वो सब्लिमेबल ना हो, इम्प्योरिटी सब्लिमेबल हो, तो भी हो सकता है जो इम्प्योरिटी होगा वो वेपर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और जो प्योर सब्सटेंस है वहीं पे सॉलिड के फॉर्म में रह जाएगा। क्लियर? जैसे कैम्फर, नेप्थलीन इसके एग्जाम्पल हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ कैम्फर, नेप्थलीन, इनसे आप कर सकते हो। ये फर्स्ट प्योरिफिकेशन मेथड है। सेकेंड प्योरिफिकेशन मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। इन सब में, हर एक मेथड में आपको क्या सीखना है, हर एक मेथड में आपको सीखना है इसका प्रिंसिपल क्या है, सेकंड इसका टेक्निक क्या है, कैसे हम करते हैं, और थर्ड अगर कोई एग्जांपल है तो वो एग्जांपल का क्या नाम है, कौन कौन से कंपाउंड है जिनको हम उस पर्टिकुलर प्योरिफिकेशन मेथड से अलग कर सकते हैं। तो सेकंड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, ध्यान दो। इसमें जिस भी सब्सटेंस को हमें प्योर करना है, उस इम्प्योर मिक्सचर को हम एक सॉल्वेंट में डालते हैं। किसमें? सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं। उस सॉल्वेंट में दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। दोनों का मतलब प्योर सब्सटेंस और जो इम्प्योरिटी है, उन दोनों की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या होगा, अलग अलग होगा, और उसी बेसिस पे ये सेपरेट भी होगा। मतलब आपसे कोई पूछे इसका प्रिंसिपल क्या है क्रिस्टलाइजेशन का, तो हम यहां लिख सकते हैं कि इन दिस प्योर सब्सटेंसेस एंड the impurity is separated on the basis of their extent of solubility, their extent या degree of solubility in a given solvent, तो एक सॉल्वेंट में उनकी क्या सॉल्युबिलिटी का एक्सटेंट है, उस बेसिस पे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, एक सॉल्वेंट लिया, इस सॉल्वेंट में आपने इस मिक्सचर को डाल दिया। इस मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस भी था
और इस मिक्सचर में इम्प्योरिटी भी था। जैसे आप इसको डिसॉल्व करोगे, एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, फर्दर इसको हमें क्या कर देना है, हीट कर देना है। क्या कर देना है, हीट कर देना है। जैसे हीट करोगे तो फिर जो भी प्योर सब्सटेंस होगा, प्योर सब्सटेंस होगा वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। जो भी प्योर सब्सटेंस होगा वो क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ जाएगा, और जो भी इसमें इम्प्योरिटी होगा वो फिल्ट्रेट में रह जाएगा। जो भी इम्प्योरिटी होगा वो फिल्ट्रेट में रह जाएगा, मतलब जो भी मदर लिक्विड है, फिल्ट्रेट को बोलते हैं मदर लिक्विड, जो भी मेन लिक्विड सोल्यूशन है उसमें वो रिमेन हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस तरीके से हम प्योर सब्सटेंस को क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर निकाल सकते हैं। क्लियर? और इसका परफेक्ट एग्जांपल है क्रिस्टलाइजेशन से सेपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड या प्योरिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का जो प्योरिफिकेशन है वो क्रिस्टलाइजेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल होता है। नहीं होगा तो उसको मेंशन करते हुए भी चलना। तो ये पहला मेथड हो गया, सब्लिमेशन क्या होता है। सेकंड मेथड हो गया, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है, तो सिंपल बोलोगे डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्योरिफिकेशन मेथड है वो है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन को थोड़ा ढंग से समझना, डिस्टिलेशन क्या होता है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज डिस्टिलेशन, तो डिस्टिलेशन का डेफिनेशन होता है इट इज प्योरिफिकेशन, इट इज प्योरिफिकेशन ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस होता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस होता है तो आप उस बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे उसके अलग अलग कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि हमने एक सिंपल हीटर लिया, बॉयलर लिया, इसमें हमने मिक्सचर को फीड कर दिया। तो मिक्सचर को जैसे ही फीड करेंगे और इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे जो मिक्सचर होगा ए बी सी, ये अलग अलग फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे अगर मेरे पास मान लो मिक्सचर में ए और बी है, जहाँ बी इम्प्योरिटी है, तो किस तरीके से सेपरेट होगा, सिंपल, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा, अलग अलग है। तो सिंपल हमें पता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी से वेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उसको वेपराइज करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब वो लिक्विड फेज में ही रह जाएगा, और तब तक जो प्योर सब्सटेंस है या ये बोल सकते हो तब तक जो वोलेटाइल लिक्विड है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है, उसका वेपर बाहर आ जाएगा। तो डिस्टिलेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी। वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी, मतलब वोलेटाइल यहाँ पे कौन है, जो अपना प्योर कंपोनेंट है। तो अगर प्योर कंपोनेंट वोलेटाइल है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या रही होगी, कम रही होगी। तो यहाँ पे ए अपना प्योर सब्सटेंस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये कौन सा फेज में बाहर हो जाएगा, वेपर फेज में। और जो बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जो अपना यूजुअली क्या होता है, इम्प्योरिटी होता है, क्या होता है, इम्प्योरिटी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो यहाँ पे लिक्विड फेज में ही रह जाएगा। इस तरीके से आप वेपर और लिक्विड फॉर्म में इस पूरे मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। क्लोरोफॉर्म और एनिलीन का जो हम सेपरेशन करते हैं वो डिस्टिलेशन मेथड से होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन 334 केल्विन होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड 457 केल्विन के करीब होता है। तो यहाँ अच्छा खासा डिफरेंस है, दैट्स वाई इनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब डिस्टिलेशन के ही बेटा बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ डिस्टिलेशन के टाइप्स का, तो इस यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के डिस्टिलेशन होते हैं। ध्यान देना, ये पूरा का पूरा प्योरिफिकेशन मेथड अपने को पहले समझना है, फिर याद रखना है, और खासकर एग्जाम्पल्स में आते हैं या प्रिंसिपल के बेसिस पे इनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस प्योरिफिकेशन मेथड का प्रिंसिपल क्या है, या आपको असोसिएशन रीजन के टर्म में दिया जा सकता है कि एक ये प्रिंसिपल है, बताओ इस प्योरिफिकेशन मेथड का नाम क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गया सब्लिमेशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और डिस्टिलेशन क्या होता है। तो डिस्टिलेशन में आपको समझाया मैंने कि अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस का, जो कि यूजुअली क्या होता है कि प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इम्प्योर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो आप इनको आसानी से सेपरेट कर सकते हो। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी से वेपर में चला जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है वो लिक्विड फेज में रह जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, गैप बहुत ज्यादा नहीं है, तो उस समय हमें स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन का यूज करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। या फिर ऐसे लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो,
और उस बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करते करते, या देखोगे इस बॉइलिंग पॉइंट को जब आपने अचीव किया तब तक वो लिक्विड ही डिकम्पोज हो गया, मतलब उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी ही लूज हो गई। तो ऐसे लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है उनके लिए हम यूज करते हैं मेथड डिस्टिलेशन अंडर लो प्रेशर या रिड्यूस्ड प्रेशर। प्रेशर को कम करके हम डिस्टिलेशन करते हैं यहाँ पे ऐसे लिक्विड्स के लिए जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, अभी समझाऊंगा। एंड सी टाइप होता है स्टीम डिस्टिलेशन। थर्ड है स्टीम डिस्टिलेशन। ये ऐसे लोगों के लिए यूज करते हैं जो स्टीम वोलेटाइल होते हैं। क्या होते हैं? स्टीम वोलेटाइल। जैसे हमने एग्जांपल में सीखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कैसा होता है? स्टीम वोलेटाइल। तो ये करके समझते हैं। सबसे पहले बात करता हूं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का ध्यान दो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब हम यूज करते हैं व्हेन डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट्स, बोले तो प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी, इज वेरी लेस। अब अगर ऐसा हुआ, मान लो अपने पास यहां पे एक डिस्टिलेशन कॉलम है, यहां नीचे हीटर लगा होता है या रिबॉयलर लगा होता है, और यहां पे आपने फीड किया A+B, यहां पे मिक्सचर को आपने डाला। ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट हमने सीखा, इसको हम तब यूज करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत नैरो गैप होगा। इसमें हम क्या करते हैं? मेथड की बात करूं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम एक डिस्टिलेशन कॉलम लेते हैं, इस डिस्टिलेशन कॉलम में A+B को हम फीड करते हैं, डालते हैं। अब आपको पता है अगर बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम है, अगर बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम है तो दोनों का वेपर भी एक साथ बनना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो अगर एक का 300 केल्विन है, एक का 302 केल्विन है, तो 300 वाला भी वेपर बनेगा, 302 वाला भी वेपर बनेगा। मतलब यहां से जो वेपर बनते हुए आपको दिखेंगे और जो वेपर यहां से निकलेंगे उसमें ए भी होगा और बी भी होगा, ए भी होगा और बी भी होगा, दोनों का वेपर बनेगा। अब यहां सेपरेट करना इतना आसान नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? ध्यान दीजिएगा, स्पेशल टाइप ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम का यूज करते हैं। स्पेशल टाइप से मतलब क्या है? ऐसे बेटा अंदर थ्योरेटिकल प्लेट्स लगे होते हैं, यहाँ प्लेट्स लगे होते हैं। इन प्लेट्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। कौन कौन से प्लेट्स होते हैं? यहाँ पे ऐसे प्लेट्स लगे होते हैं। इन प्लेट्स को हम थ्योरेटिकल प्लेट्स बोलते हैं या डिस्टिलेटिंग प्लेट्स बोलते हैं। ये प्लेट्स भी बहुत सारे टाइप के आते हैं। जो कॉलम है डिस्टिलेशन कॉलम, ये बहुत सारे टाइप के आते हैं। या तो ये बबल कैप होते हैं, अभी मैं समझाता हूँ कैसे। या तो बबल कैप ट्रे होता है, या फिर सिंपल पैक्ड ट्रे होता है। सिंपल पैक्ड ट्रे होता है। इसका यूज क्या है या क्यों हमने यूज किया, ध्यान दीजिएगा। डिस्टिलेशन कॉलम में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में हमने इस तरीके से थ्योरेटिकल प्लेट्स यूज किया। क्यों यूज किया? तो ध्यान देना, जैसे ही दोनों का वेपर बनता है A+B, तो हमने क्या किया? कंडेंस करने से पहले या कंडेंस करते ही मोस्ट पार्ट ऑफ द लिक्विड को वापस हमने इधर फीड कर दिया। मोस्ट पार्ट ऑफ द लिक्विड को वापस हमने क्या कर दिया? फीड कर दिया। इसके पीछे क्या लॉजिक है? हमने वापस क्यों फीड कर दिया? ध्यान देना, A+B हमने डाला, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत गैप नहीं था, B थोड़ा लिक्विड नीचे बना, लेकिन साथ में जो B है वो A के साथ भी ऊपर वेपर फॉर्म में ज्यादा जा रहा है। यहाँ पे मान लेता हूं कि जो A है उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा रिलेटिवली लो है और जो B का बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा रिलेटिवली हाई है। यहाँ हाई से मतलब बहुत हाई और लो से मतलब बहुत लो नहीं है, क्योंकि गैप बहुत कम है। अपने पास एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम है और दूसरे कंपोनेंट जिसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो जैसे ही आप बॉइलिंग करोगे, जैसे ही आप इसको हीट दोगे, तो लो बॉइलिंग वाले का तो वेपर बनेगा ही बनेगा। इनफैक्ट जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है उसका भी वेपर थोड़ा थोड़ा साथ में बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप नॉर्मल डिस्टिलेशन की तरह A+B को एक साथ सेपरेट कर नहीं सकते, क्योंकि वेपर दोनों एक साथ बन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? इस A+B के मिक्सचर को, लिक्विड मिक्सचर को वापस हम यहाँ डाल देते हैं। ये जो कंडेंसर लगा है यहाँ पे हम कंडेंस करके वापस इधर फीड कर देते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जैसे ही वेपर्स बनेंगे, यहाँ जो प्लेट्स है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे गैप होता है, होल होता है, हल्का हल्का होल होता है। मतलब ऐसा भी नहीं एग्जैक्टली आप बोलो तो इस तरीके से हल्का हल्का हाइट होता है। देखो कैसे होगा, यहाँ पे इस बहुत छोटे छोटे होल से यहाँ से वेपर्स ऊपर उठेंगे। क्या उठेंगे बेटा? वेपर्स ऊपर की तरफ निकलेंगे और यहां से फर्दर आपने ऊपर से क्या प्लेस कर दिया? ऊपर से फर्दर आपने लिक्विड डाल दिया। उससे क्या होता है? ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम यहां पे वापस रिफ्लक्स डालते हैं, व्हाट इज दिस? रिफ्लक्स। रिफ्लक्स का मतलब कुछ पार्ट हमने लिक्विड का वापस डाल दिया। जैसे आप रिफ्लेक्स डालते हो, देयर विल बी
there will be heat exchange between enriching vapors. enriching समझते हो? एनरिचिंग का मतलब क्या होगा, जो बॉटम से टॉप की तरफ बढ़ रहे होंगे वेपर्स उनके बीच में, और जो डाउनफॉल हो रहा है जिन लिक्विड्स का उनके बीच में हीट एक्सचेंज होता है। क्या होता है? हीट एक्सचेंज। उस हीट एक्सचेंज से क्या होगा, जो भी लो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो और ज्यादा वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब यहां प्लेट्स का एक ही काम होता है, प्लेट्स प्रोवाइड platform for the heat exchange between vapors and liquid, due to which low volatile component due to which low volatile component enriches in its vapor phase, enriches in its vapor phase। मतलब जो लो वोलेटाइल कंपोनेंट है उसका वेपर समय के साथ धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर लो वोलेटाइल बढ़ना स्टार्ट हो गया तो ऑब्वियस सी बात उसमें क्या कम हो जाएगा, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देखोगे कि आफ्टर सम टाइम पूरा 100% तो नहीं लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज आपको यहां से क्या मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ए मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। अगर तुमसे कोई पूछे ए प्लस बी जब हम वापस डाल रहे हैं तो जल्दी से कंडेंस कौन होगा, तो यहां पे एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है उसका कंडेंसेशन जल्दी होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उसका कंडेंसेशन थोड़ा देर होता है। इसके पीछे का लॉजिक है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई है। बॉइलिंग पॉइंट हाई होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हाई है, तो उसका कंडेंसेशन जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स जल्दी से पास आएंगे। तो चलो इसको समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, जब दोनों कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, तो मैंने बताया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम जब वेपराइज करते हैं तो दोनों का वेपर एक साथ बनता है। हालांकि लो कंपोनेंट थोड़ा होगा और बी कंपोनेंट भी थोड़ा होगा, तो दोनों को एक साथ हम आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई सम रिफ्लेक्स हम ऊपर से क्या करते हैं, डाल देते हैं। उसी पार्ट का ए प्लस बी का कंडेंसेशन करके हम वहां पे वापस रिफ्लेक्स में डाल देते हैं। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या समझाया, तो मैंने बोला कि जैसे वो रिफ्लेक्स नीचे आएगा और जो वेपर ऊपर आएंगे तो एट ईच थियोरेटिकल प्लेट यहां पे कुछ टाइम यहां पे स्पेंड होगा लिक्विड और वेपर के बीच में, उस वजह से हीट एक्सचेंज होता है। क्या होता है, हीट एक्सचेंज होता है। इस हीट एक्सचेंज से जो भी लो बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है उसका वेपर थोड़ा और एनरिच होने लगता है, बढ़ने लगता है, और फाइनली आफ्टर सम टाइम आपको जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है वो बाहर मिल जाएगा। दिस इज द मेथड। थर्ड पॉइंट, अगर आपसे कोई पूछे थ्योरेटिकल प्लेट्स कितने टाइप के होते हैं तो आपको क्या बोलना है, इधर इट इज बबल कैप ट्रे, या इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पैक ट्रे। ये दो टाइप से होता है, ऐसे सिंपल पैकिंग होती है, ऐसे सिंपल पैकिंग होती है, इसको सिंपल पैक ट्रे बोलते हैं, या जो आपके सामने मैंने बनाया है उसको हम बोलते हैं बबल कैप ट्रे। क्या बोलते हैं, बबल कैप ट्रे। कैसे, जब लिक्विड आता है तो इतने हाइट तक लिक्विड भरता है, उसके बाद यहाँ लिक्विड नीचे जाता है, फिर इतने हाइट तक लिक्विड भरता है, फिर उसके बाद ये नीचे आता है, और नीचे जो होल है, जो छोटा छोटा ऑरिफिस है, उससे वेपर धीरे धीरे पास होने लगता है, इसलिए वहां पे थोड़ा बबल बनते हुए दिखता है। वहां एक्चुअली डिजाइनिंग ऐसे होती है कि जब लिक्विड आएगा थोड़ा उठेगा, फिर लिक्विड चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर लिक्विड जाएगा, फिर थोड़ा उठेगा, फिर लिक्विड नीचे आ जाएगा। तो ये पूरा इंडस्ट्रियल होता है, आपको उतना ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये समझना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें ट्रे कितने टाइप्स के होते हैं, और इसका डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल का, तो जो भी रिफाइनिंग होता है, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता है। आप देखोगे, आपने 10th क्लास में सीखा होगा कि यहाँ क्रूड ऑयल जब डालते हैं तो अलग अलग टेम्परेचर लेवल पे अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डीजल, पेट्रोल, ब्यूटेन, इथेन, केरोसिन, ये सब अलग अलग लेवल पे मिलते हैं, और वो किस मेथड से होता है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मेथड पे। क्लियर, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए होता है, क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है ये समझ में आ गया। डायरेक्ट हम कंडेंस करके बाहर नहीं निकाल सकते, कुछ पार्ट हमें वापस डालना पड़ता है ताकि लिक्विड और वेपर के बीच में कुछ टाइम लगे उनके हीट एक्सचेंज होने में, और थोड़े समय के बाद हमें वेपर ज्यादा बनते हुए दिखते हैं। और ये कहाँ यूज होता है ये समझा दिया। पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जब हम क्रूड ऑयल का रिफाइनिंग करते हैं, कच्चे तेल का रिफाइनिंग करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। अब आते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, सेकेंड टाइप ऑफ डिस्टिलेशन पे। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर क्या है। देखो, हम इसको पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे लोग रटते रहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पता चले कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। अल्टीमेटली तो याद रखना ही पड़ेगा कि कौन किसके लिए यूज होता है, लेकिन अगर थोड़ा समझ के याद करें तो थोड़ा लंबे समय तक याद रहेगा। बी की बात करते हैं, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, डिस्टिलेशन अंडर
रिड्यूस्ड प्रेशर। सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे किसके लिए होता है तो क्या बोलोगे? इट इज यूज फॉर द लिक्विड, इट इज यूज फॉर द लिक्विड और मिक्सचर हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट, having very high boiling point and decomposes to achieve this boiling point। बोले तो decomposes at or below या above भी लिख सकते हो, at its boiling point। इस बॉइलिंग पॉइंट तक जाते जाते इस बॉइलिंग पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाता है, या 1 केल्विन नीचे डिकम्पोज हो जाता है, या 1 केल्विन ऊपर डिकम्पोज हो जाता है। मतलब आप उस बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा ही नहीं सकते इस लिक्विड को, तो नॉर्मल डिस्टिलेशन मेथड यूज नहीं कर सकते। तो इसमें क्या करना है, सिंपल, जिस भी लिक्विड को हम यहाँ फीड कर रहे हैं, जिसको हमें सेपरेट करना है, उसको हीट जब हमने किया, ध्यान दीजिएगा, इसको जब हमने हीट किया, उस हीट करने से पहले ही हम यहाँ पे वाटर पंप लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? वाटर पंप या वैक्यूम पंप लगा देते हैं। वाटर पंप या वैक्यूम पंप क्या करता है, तो ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट, हम ऐसे लिक्विड के लिए यूज करते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, और अब हमें करना क्या है, हमें उसके बॉइलिंग पॉइंट से थोड़े कम टेम्परेचर पे उसको बॉइल करना है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन का यूज करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है किसी लिक्विड का? जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू atmospheric pressure, then boiling of this liquid starts। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रेशर है जिस पे इसकी नॉर्मल बॉइलिंग हो रही है, इसी प्रेशर को हम रिड्यूस कर देते हैं, इसी प्रेशर को हम क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ वाटर पंप या वैक्यूम पंप का क्या काम है, तो सेकेंड पॉइंट में हम लिखेंगे कि वाटर पंप या वैक्यूम पंप क्या करता है, इस पूरे मिक्सचर के प्रेशर को ही क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अब इससे क्या होगा, जब इसका वेपर बनना स्टार्ट होगा तो इसके वेपर प्रेशर को यहां तक जाने की आवश्यकता नहीं है, इसका वेपर जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ के इतने प्रेशर को अचीव करेगा, इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, इट्स बॉइलिंग स्टार्ट बिलो इट्स नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। उसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही उसकी बॉइलिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, और उस बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच पाता है जहां पे इसका डिकम्पोजिशन हो जा रहा था। तो पहला पॉइंट किसके लिए यूज करते हैं, क्या बोलोगे, ऐसे लिक्विड के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो। दूसरा, इसमें करते क्या है, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट को अचीव करते समय डिकम्पोज हो जा रहा है, इसलिए हम ऐसे टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे, ऐसे टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे जो टेम्परेचर इसके नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम। तो उसके लिए क्या किया हमने, बाय एडिंग वाटर पंप या वैक्यूम पंप द डिमांडिंग प्रेशर विल डिक्रीजेज। इसलिए जो जैसे ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो अभी लो टेम्परेचर पे इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब बॉइलिंग स्टार्ट हो गया तो तुम तुरंत क्या करोगे, वेपर बनाओगे, और वेपर बना के कंडेंस करके बाहर निकाल लोगे। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सेपरेशन ऑफ या प्योरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई। जो सोप इंडस्ट्री होता है उसमें जो स्पेंट लाई निकलते हैं, जो लिक्विड निकलता है, उससे ग्लिसरॉल की रिकवरी करी जाती है इस मेथड से। किसकी रिकवरी, ग्लिसरॉल की रिकवरी करी जाती है सोप इंडस्ट्री में। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सीख लिया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। अब आते हैं स्टीम डिस्टिलेशन पे, ध्यान दीजिएगा। इसमें करना कुछ नहीं था, हमने अंडर रिड्यूस प्रेशर का मतलब क्या किया, सिंपल, जिस प्रेशर पे ये वेपर प्रेशर बराबर हो रहा था उसी प्रेशर के डिमांड को हमने कम कर दिया बाय यूजिंग वाटर पंप और वैक्यूम पंप। इसलिए अब इस वेपर प्रेशर को यहां तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये लोअर टेम्परेचर पे ही इस प्रेशर को, इस डिमांडिंग प्रेशर को अचीव कर लेगा और फटाक से बॉयल हो जाएगा। अब आते हैं स्टीम डिस्टिलेशन में। अगर आपसे कोई पूछे स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं, सबसे पहला काम तो यही है, तो आप बोलोगे इट इज यूज फॉर द लिक्विड which is steam volatile and is immiscible with water वाटर के साथ ये मिसेबल नहीं है। मिसेबल का मतलब होता है कंप्लीटली लेयर बन जाए, एक ही डिस्टिंक्ट लेयर होगा, लेकिन जब इमिसेबल होगा तो आपको दो डिस्टिंक्ट लेयर देखेंगे, आप देख सकते हो, अलग अलग लेयर देख सकते हो। तो ऐसा लिक्विड जो स्टीम वोलेटाइल हो, स्टीम वोलेटाइल शब्द का मतलब क्या समझा है बार बार आपको, स्टीम वोलेटाइल का मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम हो, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, और जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा, बोले तो स्टीम वोलेटाइल होगा, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। अब इसमें क्या होगा, जो भी अपना लिक्विड है
जो भी अपना लिक्विड है उसको डिस्टिलेशन करने से पहले हम स्टीम जनरेटर के थ्रू, किसके थ्रू, स्टीम जनरेटर के थ्रू इसको हीट प्रोवाइड करते हैं और स्टीम भी मिलता है साथ में। मतलब हम इसको स्टीम के थ्रू हीट करना स्टार्ट करते हैं इस लिक्विड कंपोनेंट को बाय द हेल्प ऑफ स्टीम जनरेटर। इससे क्या होगा, अब यहां पे आपको दोनों मिलेगा, स्टीम भी मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, लिक्विड भी मिलेगा। स्टीम और लिक्विड दोनों को मिलता है। अब यहां से क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं कि ये मिक्सचर बॉयल कब होगा, डिस्टिलेशन तो करना ही है। डिस्टिलेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वेपर बनाओ, कंडेंस करो, बाहर निकालो। लेकिन वेपर बनाने के लिए बॉयल तो करना पड़ेगा। अब हमें इस पूरे मिक्सचर में से सिर्फ लिक्विड को अलग करना है, प्योर कंपोनेंट को अलग करना है। तो ध्यान से सुनना है क्या होता है। पहला पॉइंट क्लियर है, स्टीम डिस्टिलेशन उसके लिए करते हैं जो कंपोनेंट क्या हो, स्टीम वोलेटाइल हो और वाटर के साथ इमिसिबल। इसमें हम करते क्या है, स्टीम जनरेटर से पहले हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं जो उस लिक्विड मिक्सचर के साथ मिलके एक प्रॉपर मिक्सचर बना लेता है। अब इसमें से हमें लिक्विड को बाहर निकालना है, तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। अगर मैं बोलूं कि ये लिक्विड बॉयल कब होगा, जब ये किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो ये लिक्विड, ये पूरा मिक्सचर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान दो, अगर मैं बोलूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है, जिसमें लिक्विड का प्रेशर P1 है और स्टीम जो हम दे रहे हैं उसका प्रेशर P2 है, तो जब P1 प्लस P2 इक्वल होगा P के, तो ही तो ये बॉयल स्टार्ट होगा। तो यहां पे तुम ध्यान से अगर समझो, तो हमने क्या किया, जब स्टीम दिया, जब हमने क्या दिया, स्टीम दिया, तो उसका प्रेशर P2 है और ओरिजिनल लिक्विड का प्रेशर कितना है, P1 है। जब ये दोनों बॉयल होंगे उससे पहले ही लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो चुका होगा। कैसे, तो यहां पे तुम देखोगे ध्यान से, तो P1 इज लेस देन P। मतलब अलग अलग वेपर प्रेशर समझो, इस स्टीम का जो वेपर प्रेशर, या बोले तो इस लिक्विड का वेपर प्रेशर जब इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो ये अलग से जो लिक्विड कंपोनेंट है वो बॉयल होना स्टार्ट हो चुका होगा। मिक्सचर की बॉइलिंग कब स्टार्ट होगी, जब P1 प्लस P2 इक्वल टू किसके होगा, P के। लेकिन इस लिक्विड की बॉइलिंग कब स्टार्ट होगी, जब P1 किसके इक्वल हो जाएगा, P के। किसके इक्वल हो जाएगा, P के। तो हमने काम क्या किया है, स्टीम जनरेटर के थ्रू, स्टीम जनरेटर के थ्रू इस लिक्विड को बॉयल होने दिया, स्टार्ट होने दिया। क्योंकि हमने क्या किया, इस पूरे डिमांड को, इस P1 प्लस P2 को हमने बढ़ा दिया P के बराबर। इसमें जो P1 है वो बहुत कम है। तो इसको और आसान सी भाषा में समझाता हूं, और आसान सी भाषा में समझने की आवश्यकता है। यहां पे जब दोनों का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो रहा था तो बॉइलिंग स्टार्ट हो रही थी, लेकिन हमें तो लिक्विड कंपोनेंट पहले ही चाहिए। तो हमने क्या किया, देखो ये जो P1 की वैल्यू है वो P से बहुत कम है, मतलब द प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर P। तो जैसे इस मिक्सचर का बॉइलिंग स्टार्ट होगा उसके पहले से ही ये लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि इसका प्रेशर क्या है, कम है। तो जब इसका प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर कम है, वो वेपर प्रेशर की डिमांड हमने किससे पूरी कर दी, स्टीम जनरेटर से पूरा कर दिया, ताकि ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाए। तो अब अकेले तुम लिक्विड को छोड़ते P1 को, तो ये तुरंत यहां बॉयल होना स्टार्ट होता नहीं। तो हमने उस लिक्विड के उस प्रेशर के डिमांड को किससे पूरा कर दिया, स्टीम जनरेटर के थ्रू। मतलब इन शॉर्ट, स्टीम जनरेटर ने प्रेशर दिया P1, लिक्विड या सॉरी P2, और लिक्विड का प्रेशर कितना था, P1। जैसे ही ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हुआ, ये बॉइलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। बोले तो इस कंडीशन में ये जो लिक्विड कंपोनेंट है ये भी अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम पे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंशियल फिर से समझो। बॉइलिंग पॉइंट क्या था, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू, या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई बस समझ में। तो इसका प्रेशर तो कम है, और हमने यहाँ पे क्या प्रेशर ऐड कर दिया, वाटर का प्रेशर ऐड कर दिया, स्टीम का प्रेशर ऐड कर दिया। तो ये जैसे ही ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, ये तुरंत ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने जो प्रेशर का डिमांड है वो लिक्विड से ना दे करके स्टीम से पास कर दिया, और जैसे स्टीम यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये लिक्विड भी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, पूरा मिक्सचर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस प्रकार का डिस्टिलेशन क्या बोलते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन। अब जैसे ये बॉयल होना स्टार्ट हुआ तो क्या बनेगा भाई, वेपर। तो वेपर जैसे ही बन गया, वेपर में से स्टीम निकालना तो बहुत आसान है, वेपर में से स्टीम निकालना बहुत आसान है। कंडेंस कर दो, सेपरेटिंग फनल लगा दो, कुछ भी कर दोगे, वाटर अलग हो जाएगा और प्योर कंपोनेंट अलग हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो स्टीम डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल है एक जो आप जानते हो, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम इससे अलग करते हैं, और दूसरा एनिलीन वाटर मिक्सचर को हम इससे अलग करते हैं। किसको बेटा, एनिलीन वाटर मिक्सचर को हम इससे करते हैं।
वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, है ना। और जो एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट अभी लिखा था वो कितना लिखा था, 457 केल्विन। तो जानते हैं पूरा मिक्सचर कहाँ बॉयल होता है, 373 के थोड़ा नीचे या उसके करीब बॉयल होता है। मतलब अपने ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमने जो वेपर प्रेशर है वो स्टीम के थ्रू जल्दी ही पा लिया। जितना जल्दी आप वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर इक्वल कर दोगे उतना जल्दी बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सिर्फ लिक्विड को छोड़ देते तो उसको थोड़ा समय लगता उस चीज को अचीव करने में, लेकिन स्टीम जनरेटर के थ्रू वो चीज जल्दी अचीव हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, डिस्टिलेशन में हम वेपर बना के कंडेंस करते हैं और सेपरेट करते हैं। नॉर्मल डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन का सेपरेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या एग्जांपल है, डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का एग्जांपल क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाई या रिकवरी ऑफ ग्लिसरॉल। स्टीम डिस्टिलेशन का एग्जांपल क्या है, एनिलीन वाटर मिक्सचर सेपरेशन या फिर ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लियर, तो ये हो गया डिस्टिलेशन मेथड। जो अपना नेक्स्ट प्योरिफिकेशन मेथड है आफ्टर डिस्टिलेशन वो है क्रोमैटोग्राफी। अब ध्यान से समझो क्रोमैटोग्राफी क्या है। तो इसमें बस क्या होता है, मेन प्रिंसिपल क्या हम कर रहे हैं वो, और एग्जाम्पल, ये दो चीजें ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा यहाँ डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, या ऐसा कुछ बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो एक्सप्लेनेटरी नहीं आएगा कि ये लिखो वो लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है। ये मेथड किसके लिए है और इसका एग्जाम्पल क्या है, सिर्फ हमें इतना ही करना है। नेक्स्ट है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, देखो क्रोमैटोग्राफी में हम एक सैंपल को प्योरीफाई करते हैं। हम एक सैंपल को प्योरीफाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट के बेसिस पे हम एक सैंपल को प्योरीफाई करते हैं। इसको हम, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी शब्द का मतलब होता है सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। क्रोमा जो शब्द है, क्रोमा जो वर्ड है वो कलर के लिए आता है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, हम जो भी सैंपल है इस सैंपल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्पॉट पे फिक्स कर देते हैं, जिसको हम स्टेशनरी फेज बोलते हैं। कौन सा फेज बोलते हैं बेटा, स्टेशनरी फेज। और इस सैंपल को हम किसी सॉल्वेंट की मदद से प्योरीफाई करते हैं, जहां पे जो सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेज होता है। कौन सा फेज होता है, मोबाइल फेज। सिंपली इन क्रोमैटोग्राफी a sample gets separated by the help of a solvent which is a mobile phase, whereas sample will be our stationary phase. अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी की बात करें, ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहला जो क्रोमैटोग्राफी होता है वो होता है एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। क्या होता है, एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी। मतलब इसका पूरा प्रिंसिपल एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। इसके अंदर दो लोग होते हैं, एक होता है 3 लेयर क्रोमैटोग्राफी और एक होता है कॉलम क्रोमैटोग्राफी। 3 लेयर क्रोमैटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमैटोग्राफी। सेकंड होता है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी या इसी को हम बोलते हैं बेटा पेपर क्रोमैटोग्राफी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि कौन किसका एग्जाम्पल है। तो देखो एडजॉर्प्शन के अंदर दो लोग हैं, कौन कौन से, 3 लेयर क्रोमैटोग्राफी और कॉलम क्रोमैटोग्राफी। और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी को ही बोलते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी, पी एक साथ होता है। अगर बात करें सबसे पहला एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में, जिसमें मैं कॉलम क्रोमैटोग्राफी ले रहा हूं, तो इसको हमें समझना है। लेकिन ये समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत एडजॉर्प्शन का ज्ञान होना चाहिए। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, तो बेटा एडजॉर्प्शन का मतलब होता है रिटेंशन। क्या, रिटेंशन एंड अट्रैक्शन ऑफ एनी सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल या लिक्विड या गैस पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ अ सॉलिड सरफेस या ऑन अ सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस के ऊपर किसी लिक्विड या गैस के पार्टिकल का रिटेंशन होना इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। मतलब यहां पे ये देखो, ध्यान देखो, यहां मैं 2 एग्जांपल देता हूं, ए और दूसरा एग्जांपल देता हूं बी। मान लो सॉलिड है, ये भी मान लो सॉलिड है। पार्टिकल्स आए और पार्टिकल्स यहां पे इसके सरफेस के ऊपर आके चिपक गए, रिटेन हो गए। और यहां पे कुछ पार्टिकल्स आए जो सरफेस पे भी आ गए और अंदर पेनिट्रेट भी कर दिए। क्लियर, तो अगर पेनिट्रेशन हो जाता है तो उस शब्द को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और अगर पेनिट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ सरफेस पर, तो क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। जो सॉलिड सरफेस है जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन आपने कराया है,
दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं उसको? एडजॉर्बेंट। और जो पार्टिकल्स आके चिपके हैं उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजॉर्प्शन? रिटेंशन and attraction of a particle, liquid या gas particle, on a solid surface is called adsorption. The solid which provides platform for the adsorption is called adsorbent, and the particles which gets adsorbed on the surface of the solid is called adsorbate. एडजॉर्बेंट जो है, मतलब अगर अब मैं सबसे कॉमन एग्जांपल लूं, आप जैसे धूल में चलो तो आपके चेहरे पे क्या हो जाएगा? एडजॉर्प्शन हो जाएगा। जितने भी डस्ट के पार्टिकल्स हैं आपके स्किन के ऊपर, वहां पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। एडजॉर्प्शन हर जगह होता है, लेकिन किसका कितना एक्सटेंट है उसको अलग अलग हम तरीकों से डिफाइन करते हैं। कुछ स्पेशली डिजाइंड एडजॉर्बेंट को इंडस्ट्री में यूज किया जाता है कि ये लोग ऐसे हैं जो जल्दी से सॉलिड पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जल्दी से किसी लिक्विड पार्टिकल को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ स्पेशली डिजाइंड एडजॉर्बेंट हैं। कौन कौन से एडजॉर्बेंट हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा सिलिका जेल इज ए कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्बेंट। एक्टिवेटेड चारकोल, देखते हो बहुत सारे ऐसे फेस वॉश वाले उस पर लिखते हैं ना एक्टिवेटेड चारकोल। इसके अलावा एल्यूमिना, फुलर अर्थ, ये सब कुछ कॉमन एडजॉर्बेंट है जो हम यूज करते हैं। तो एडजॉर्प्शन क्लियर हो गया। इसी एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे दो चीजें बेस्ड हैं, टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अगर मैं बात करूं कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो इसमें क्या होता है? देखो यहां पे सिंपल एक ग्लास का कॉलम होता है जिसमें सबसे लोअर लेयर पे हमने एडजॉर्बेंट फिल किया होता है। क्या फिल किया होता है बेटा? एडजॉर्बेंट। दिस इज द बेड ऑफ एडजॉर्बेंट। इसके ऊपर हम अपने सैंपल को रखते हैं। इस सैंपल में बेटा A प्लस B प्लस C 3 लोग हैं मान लेते हैं। क्लियर? अब जैसे जैसे यहां से तुम सॉल्वेंट पास करोगे तो एडजॉर्बेंट है, और ये अपना वो फेज हो गया जिसको हमें सेपरेट करना है, जिसको हमें प्योरीफाई करना है। तो देखो ये स्टेशनरी फेज हो गया जो रुका हुआ है, और ऊपर से हम क्या पास करते हैं? सॉल्वेंट पास करते हैं, या इसी को इलेवेंट बोलते हैं। सॉल्वेंट या एलिवेंट पास करते हैं। जैसे सॉल्वेंट या एलिवेंट पास करोगे, अब क्या होगा? ये जो सैंपल है वो धीरे धीरे एडजॉर्ब होना स्टार्ट होगा। आपको क्या लगता है जो कंपोनेंट जितना ज्यादा एडजॉर्ब होगा वो नीचे की तरफ मिलेगा कि ऊपर की तरफ मिलेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे तो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन, और हमें क्या कराना है? एडजॉर्प्शन। मतलब हम बोल सकते हैं कंपोनेंट which have greater degree of adsorption will retain near the top of the column. जो भी कंपोनेंट जितना ज्यादा एडजॉर्ब होगा वो आपको टॉप पे मिलेगा। मतलब आपने थोड़े समय बाद देखा कि यहाँ पे समथिंग A मिला, यहाँ समथिंग B मिला और यहाँ समथिंग C मिला। आपने थोड़े समय बाद ऐसे सेपरेशन देखा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एडजॉर्ब कौन हुआ है? A, फिर कौन हुआ है? B, फिर कौन हुआ है? C। तो इस तरीके से कॉलम क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है आपसे? कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ऐसे सब ऑप्शन आ सकते हैं। तो सिंपल क्या है? एडजॉर्प्शन। आपसे क्वेश्चन आ सकता है एडजॉर्बेंट क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो एल्यूमिना, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड चारकोल, ये सब हो सकते हैं। क्लियर? सेकेंड बात कर लेते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसको हम TLC बोलते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है? देखो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम एक ग्लास प्लेट लेते हैं। इस ग्लास प्लेट के ऊपर एडजॉर्बेंट की कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग कर देते हैं? एडजॉर्बेंट की ऐसे कोटिंग कर देते हैं पूरे ग्लास के ऊपर। जिस भी सैंपल को सेपरेट करना है उस सैंपल को हम ऐसे डॉट के फॉर्म में यहां लगा देते हैं। किस फॉर्म में? डॉट के फॉर्म में यहां लगा देते हैं, और इस पूरे प्लेट को हम यहां एक कंटेनर में रख देते हैं। क्लियर? अब यहां पे ये जो है ये समथिंग अपना बेस लाइन है। कौन सा लाइन है बेटा? बेस लाइन है। यहां से अब हम सॉल्वेंट पास करेंगे, ध्यान देना, यहां से हम इधर सॉल्वेंट पास करेंगे। ये अपना क्रोमा प्लेट है, क्रोमा प्लेट या थिन लेयर प्लेट बोल सकते हो। इस प्लेट के ऊपर पूरा लेयर लगा हुआ है, किसका? एडजॉर्बेंट का, और यहां हमने सैंपल रखा है। अब जैसे ही तुम सॉल्वेंट यहां डालोगे तो ये धीरे धीरे ये सॉल्वेंट का जो लेयर है वो ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा।
एंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ये भी धीरे धीरे कहाँ स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, एड्जॉर्प्शन होगा। थोड़े समय बाद आपको दिखेगा, थोड़े समय बाद आपको दिखेगा कि ये जो स्पॉट है, ये जो स्पॉट है वो अपने बेस लाइन से कुछ यहाँ आ चुका है, ये इसका बेस लाइन था, बेस लाइन से मान लेता हूं ये कुछ x डिस्टेंस ऊपर जा चुका है, और जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है वो अपने बेस लाइन से कुछ y डिस्टेंस जा चुका है। सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस मूव किया बेस लाइन से, y डिस्टेंस, और जो स्पॉट है, जो सैंपल है, उतना कितना किया डिस्टेंस, x डिस्टेंस। इस x अपॉन y को हम नाम देते हैं रिटार्डेशन फैक्टर, RF वैल्यू। क्या नाम देते हैं, बोलो, RF वैल्यू या रिटार्डेशन फैक्टर। ये अपने से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या हुआ, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी में ग्लास प्लेट के ऊपर हमने सैंपल रखा, उस सैंपल को हमने एक कंटेनर में रख के सॉल्वेंट पास किया। जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एज सॉल्वेंट राइजेस अप, ये जो स्पॉट है वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंड द रिलेटिव एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, द रिलेटिव एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ द सैंपल विल बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ RF वैल्यू रिटार्डेशन फैक्टर। RF वैल्यू क्या है, RF वैल्यू होता है x अपॉन y। क्या होता है बेटा, x अपॉन y। व्हाट इज x हियर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सैंपल, बोले तो मिक्सचर, और y क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। और दोनों किस लाइन से है, फ्रॉम बेस लाइन। तो बेस लाइन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको बोलते हैं x, अगर सैंपल ने किया, और सॉल्वेंट ने किया उसको क्या बोलते हैं, y। x अपॉन y क्या बोलते हैं, ठीक है। और अब इस सैंपल को बाहर निकाल लेते हैं। तो जो भी इसमें कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग हाइट्स पे ऑब्वियसली बात है क्या हो चुके होंगे, एडजॉर्ब हो चुके होंगे। अब इस सैंपल को लेना है, इस सैंपल को लेना है, और कौन सा पार्टिकल, कौन सा कलर किधर एडजॉर्ब हुआ है उसके लिए हमें यूवी लाइट डालना पड़ता है। कौन सा लाइट, यूवी लाइट। तो आपको दिख जाएगा कि ये कलर यहाँ है, ये कलर यहाँ है, ये कलर यहाँ है। समटाइम्स यू हैव टू स्प्रे सम काइंड ऑफ सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट डाल के भी कभी कभी कलर अगर यूवी लाइट में नहीं दिखते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ स्प्रे करना पड़ता है, कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्वेंट स्प्रे करना पड़ता है, तब आपको मालूम चलेगा कि हाँ इसमें ये एडजॉर्ब हुआ है नहीं हुआ है। मेरी बात ध्यान सुनना, क्रोमेटोग्राफी तब यूज करते हैं जब सैंपल का अमाउंट बहुत कम होता है। यू हैव टू डिटेक्ट सम ट्रेसेस ऑफ अमाउंट या सम ट्रेसेस ऑफ अ सैंपल इन अ मिक्सचर, इन अ कंपोनेंट। तो मान लो अगर A प्लस B प्लस C है, B 200 ग्राम है, C 200 ग्राम है, और जो A है वो 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, लेकिन वो डिटेक्ट करना अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, ऐसे बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते, तो है या नहीं कैसे मालूम चलेगा। तो तब वहां पे क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है कि उसको कलर के बेसिस पे, उसको उसके एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे हम बाहर निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ TLC को निकालना है और यूवी लाइट में देखना है कि कौन सा यहाँ पे स्पॉट हुआ है। अगर हमें जो भी चाहिए था स्पॉट हुआ है तो अपना काम हो गया। इसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ही मेन है, इसका एग्जाम्पल है अमीनो एसिड्स, amino acids in sample is detected by spraying ninhydrin solution, spraying ninhydrin solution। ninhydrin का स्प्रे करने पे अमीनो एसिड का एडजॉर्प्शन हुआ है नहीं हुआ है ये डिटेक्ट किया जाता है। क्लियर, ये हुआ 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्लियर हो गया, कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2, एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन। एड्जॉर्प्शन हमने 2 सीख लिया, कौन कौन सा, 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी और कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सिंपली एक कॉलम में, एक वर्टिकल कॉलम में, ग्लास के कॉलम में आपने एड्जॉर्बेंट भरा, उसके ऊपर सॉल्वेंट पास कर दिया। जैसे सॉल्वेंट पास करोगे जो सैंपल होगा वो अलग अलग हाइट पे एड्जॉर्ब हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। In 3 layer chromatography, simply have to apply coating of adsorbent on a glass plate and sample को उसको रखो। सैंपल को फिर हमने किस में डाल दिया, एक कंटेनर में, और दे सॉल्वेंट पास किया। जैसे सॉल्वेंट ऊपर की तरफ जाएगा वो सैंपल भी कुछ ना कुछ हाइट को मूव करेगा, और जो भी प्योर कंपोनेंट मूव करेगा उस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया, x। जो सॉल्वेंट मूव करे उसको क्या नाम दिया, y। उस x अपॉन y से आप निकाल सकते हो रिटार्डेशन फैक्टर क्या है, RF वैल्यू क्या है। तो अब ये बात है, सैंपल मान लो 3 कंपोनेंट है तो तीनों का अलग अलग डिस्टेंस होगा, x y z, और सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया A, तो x अपॉन A, y अपॉन A, z अपॉन A, या ABC, जो भी आपको करना है आप उससे रेशियो निकाल सकते हो। अभी बात करते हैं जो सेकंड अपना टाइप है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी, इट्स बिल्कुल ये जो है
ये 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी के जैसा ही है। कैसे करते हैं देखो, इसमें हम एक हुक लगाते हैं और इस हुक से एक स्पेशली डिजाइन पेपर को सस्पेंड करते हैं। स्पेशली डिजाइन पेपर को यहाँ पे सस्पेंड करते हैं, जिसको क्रोमा पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमा पेपर। इस पेपर की खास बात यह है कि इसके अंदर कैपिलरी एक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? कैपिलरी एक्शन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे इसके अंदर वाटर ट्रैप होता है, इसके अंदर वाटर ट्रैप्ड होते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसके ऊपर सैंपल को रखते हैं, जिस भी सैंपल को हमें सेपरेट करना है, और फिर सॉल्वेंट पास करते हैं। तो बस यहाँ डिफरेंस क्या है बच्चा, यहाँ पे एक ग्लास प्लेट है और यहाँ पे स्पेशली डिजाइंड पेपर है जिसको क्रोमा पेपर बोलते हैं। इसमें खास बात यह है, इसमें हमने एडजॉर्बेंट का लेयर लगाया था, इस पेपर के अंदर वाटर ट्रैप्ड होता है। अब जैसे सॉल्वेंट पास करोगे, जैसे सॉल्वेंट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरिंग पार्टीशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरिंग या डिफरेंट पार्टीशन, अलग अलग हाइट पे जो कंपोनेंट है वो ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप क्यों होते हैं? इसके अंदर क्या हो सकता है, सॉल्वेंट जब पास करेगा इसके अंदर क्या हो सकता है? कैपिलरी एक्शन। डू यू नो कैपिलरी एक्शन? एक स्मॉल से होल में, एक स्मॉल से बोल सकते हो कॉलम में जो लिक्विड का राइज एंड फॉल होता है, सो क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो जैसे इससे सॉल्वेंट यहाँ जाएगा, ये इस पूरे सैंपल को पुश करेगा और अलग अलग हाइट पे, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ देयर पार्टीशन, अलग अलग हाइट पे वो लोग वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। और जब ट्रैप हो जाएंगे तो आप उनको डिटेक्ट कर सकते हो कि इस सैंपल पे ये है, इस सैंपल में ये है, इस सैंपल में ये है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इस पूरे डिस्कशन से पहला क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी कब यूज करते हैं? तो बोलोगे व्हेन सैंपल इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। कितने टाइप की क्रोमेटोग्राफी होता है? 2। कौन कौन सा? एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं? 2। कौन कौन से? कॉलम क्रोमेटोग्राफी और 3 लेयर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन पे वर्क करता है कि नहीं करता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन पे वर्क नहीं करता है। वो किस पे वर्क करता है? कैपिलरी एक्शन पे। किस पे करता है? कैपिलरी एक्शन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट था डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड प्योरिफिकेशन में। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड देखो, ये इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं। इसमें करना क्या होता है, इसमें हम ऐसे सैंपल को प्योरीफाई करते हैं जो सैंपल किसी सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल है देन दैट ऑफ वाटर। मतलब एक एक्वा सोल्यूशन होता है। ध्यान सुनना क्या होता है, क्योंकि जो भी तुम लैंग्वेज पढ़ोगे ना, वो इतना जल्दी डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। अगर टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे इतना जल्दी डिटेक्ट होगा नहीं, और अगर 3 लाइन पढ़ोगे तो ऊपर का 2 लाइन गायब हो जाएगा कि लिखा क्या था। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बेसिक लाइन को ध्यान रखो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, प्रिंसिपल क्या। ये है पूरा थियोरेटिकल, ये है पूरा थियोरेटिकल, तो इसको मैं कुछ इंटरेस्टिंग बना के नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि आपको मेरे को जो है आपके लेवल पर पढ़ाना पड़ेगा। दूसरा, उस पूरे डिस्कशन से कुछ ना कुछ आपको याद रहना चाहिए, इधर बचना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर सब कुछ लेने जाओगे तो वहां कुछ ना कुछ गायब हो जाएगा। इसलिए बॉटम लाइन पे ध्यान दो, मैं बोल क्या रहा हूं। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड में हम एक एक्वस सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं। बोलो किसको सेपरेट करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन को बाय द हेल्प ऑफ अ सॉल्वेंट। एक सॉल्वेंट के बेसिस पे हम एक्वस सॉल्यूशन को सेपरेट करेंगे। अब एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है भाई? उसमें वाटर है और प्योर कंपोनेंट है। तो अगर आपको एक एक्वा सॉल्यूशन को प्योरीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ अ गिवन सॉल्वेंट, तो उस मेथड को हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। कैसे होगा? तो जब मान लो अपने पास एक एक्वा सॉल्यूशन है, ध्यान दीजिएगा, एक्वा सॉल्यूशन जिसमें समथिंग A प्लस वाटर है, A प्लस वाटर है। देखो ये अपना एक्वा सॉल्यूशन है जिसमें A है और वाटर है। ध्यान देना, हम इसमें एक सॉल्वेंट को डालते हैं, इस सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं। जब आप इसमें जैसे ही सॉल्वेंट मिक्स करोगे, जैसे ही सॉल्वेंट मिक्स करोगे, ये देखो, ये इनिशियली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये इनिशियली एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो होना क्या चाहिए? इन दिस द प्योर कंपोनेंट मस्ट बी हाईली soluble in the given organic solvent with respect to water. In comparison to water, it must be soluble, that pure component A must be soluble in this organic solvent, and that solubility must be higher than that of water. वाटर में जितना soluble है उससे ज्यादा soluble किस में होना चाहिए? इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। और जैसे ही सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व हुआ, वैसे ही अब नीचे
सिर्फ एक्वा सोल्यूशन बच जाएगा, बोले सिर्फ इम्प्योरिटी बच जाएगा, और ऊपर ऊपर यहाँ पे ये जो सॉल्वेंट था वो सॉल्वेंट आ जाएगा, और साथ में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो मतलब इस एक्वा सोल्यूशन में ए प्लस वाटर था प्लस इम्प्योरिटी था, यहाँ से आपने ए को सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दिया, और ये एक यहाँ पे कंडीशन है, दैट फॉर्म्ड मिक्सचर मस्ट बी इमिसिबल विद दिस एक्वा सोल्यूशन या विद दिस वाटर, दैट मस्ट बी इमिसिबल। और जैसे ये इमिसिबल होके सॉल्वेंट प्लस ए आया, अब इसको क्या कर दो, डिस्टिलेशन कर दो, सेपरेटिंग फनल डाल दो, ए का वेपर बना दो और यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर बनाओ, जैसा तुम्हें करना है डिस्टिलेशन करके बाहर निकाल सकते हो। आई बस समझ में? तो ये होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड में क्या करोगे, क्या बोलोगे, एक्वा सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अ थर्ड सॉल्वेंट इन विच द प्योर कंपोनेंट इज मोर सॉल्युबल देन दैट ऑफ वाटर। दैट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट must form a distinct layer, a immiscible layer with aqua solution. On dissolving that aqua solution in pure solvent, the pure component A forms a soluble mixture with that added organic solvent. तो जब वो बाहर निकल जाएगा, अब इस फर्दर सॉल्वेंट प्लस ए को, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला है और ए को आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो। तो ये हो गया थियोरेटिकल प्योरिफिकेशन मेथड। अब इसमें फटाक से बता दो, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से हीट करते हैं, किस में जाता है, वेपर में, जिसमें एक प्योर जो कंपोनेंट होगा वेपर बन जाएगा, इम्प्योर वहीं रह जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन किस बेसिस पे होता है, सॉलिबिलिटी के बेसिस पे, जिसमें जो इम्प्योर है वो अंदर रह जाता है और जो प्योर है वो क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ जाता है। डिस्टिलेशन में कब करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस के बेसिस पे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जिसका ज्यादा होता है वो लिक्विड के फॉर्म में। डिस्टिलेशन कितने टाइप हैं, 3। कौन कौन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर और स्टीम डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज करोगे, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल प्लेट्स पे हम वेपर और लिक्विड के बीच में हीट एक्सचेंज कराते हैं, जिससे थोड़े समय बाद जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट है उसका वेपर ज्यादा बन जाता है और उसको फर्दर हम बाहर निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल बता दो, तो इसका एग्जाम्पल समझाया था मैंने, क्रूड ऑयल का डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर किसके लिए करते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है और उसको अचीव नहीं कर पाता, तो हम क्या कर देते हैं, हम प्रेशर को घटा देते हैं, जिससे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो जाएगा या जो भी बोल सकते हो रिक्वायर्ड प्रेशर कम हो जाएगा तो जल्दी से अचीव हो जाएगा। इस वजह से जो लिक्विड है अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाता है। एग्जाम्पल क्या समझाया था, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइट। स्टीम डिस्टिलेशन किसके लिए करते हैं, जो स्टीम वोलेटाइल हो और वाटर के साथ क्या हो, इमिसिबल। स्टीम जनरेटर से हम पास करते हैं, स्टीम को पास करते हैं, उसकी वजह से वो जो भी लिक्विड है जो स्टीम वोलेटाइल था वो अपने लो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, जिसको हम फर्दर बाहर निकाल सकते हैं। क्रोमैटोग्राफी में हम ट्रेसेस अमाउंट को सेपरेट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 टेक्निक्स, एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में एक एडजॉर्बेंट होता है जो स्टेशनरी लेयर होगा, उसके ऊपर हम सैंपल को रखेंगे और सॉल्वेंट पास कर देंगे, तो अलग अलग हाइट पे अलग अलग एडजॉर्प्शन के बेसिस पे सैंपल अलग अलग हो जाएगा। तो ये 2 टाइप से कर सकते हो, कॉलम क्रोमैटोग्राफी और 3 लेयर क्रोमैटोग्राफी। अगर आपने वहां पे एडजॉर्प्शन की जगह पे कोई पेपर के बेसिस पे किया, स्पेशली डिजाइन पेपर के बेसिस पे किया, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, पेपर क्रोमैटोग्राफी, जो एडजॉर्प्शन के जगह पे कैपिलरी एक्शन पे काम करता है। और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन सिंपल हो गया, एक इमिसिबल या ऐसे बोल सकते हो एक ऐसे सॉल्वेंट एक्वा सॉल्यूशन जो कि वाटर में थोड़ा कम सॉल्युबल है, वो किसी तीसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ उसको सॉल्युबल बना के सेपरेट कर देते हैं। ये हो गया ये पूरा डिस्कशन। इसके बाद से जब हमने प्योरीफाई कर लिया तब आता है उसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कैसे करते हैं। तो अपने लिए जो कैलकुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और जो रिएक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो आज हम सीख लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें सिंपल याद ही करना है, जो आज का डिस्कशन है उसमें मेनली तो याद ही करना है, ऐसा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। और जो कल का डिस्कशन है उसमें कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। तो देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या करते हैं, जब हमने सैंपल को प्योरीफाई कर लिया तो हमें पता लगाना है इसमें कार्बन है या नहीं, हाइड्रोजन है या नहीं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है या नहीं है। तो बेसिकली वी हैव टू डिटेक्ट कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, सल्फर एक्सेट्रा इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
सबसे पहले हम करते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको लेबिग मेथड भी बोलते हैं, लेबिग मेथड। अब अगर अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा बेटा, सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर मुझे इसमें कार्बन डिटेक्ट करना है तो मैं इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करूंगा। किसके साथ हीट करूंगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, जो कि कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या करेगा? जो भी सैंपल में कार्बन मौजूद है उस सैंपल को ऑक्सीडाइज कर देगा CO2 के फॉर्म में, और अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा H2O के फॉर्म में। ये अपना डिटेक्शन कंप्लीट। तो सिंपल, अगर आपसे कोई पूछे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन किस फॉर्म में डिटेक्ट होता है? CO2। हाइड्रोजन किस फॉर्म में डिटेक्ट होता है? H2O। बाय द हेल्प ऑफ विच कैटलिस्ट? CuO, मैटर क्लोज। अब यहाँ पे इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट हो जाता है कि CO2 सच में मिला कि नहीं मिला। तो इसमें क्या पास कर देते हैं भाई? लाइम वाटर। जैसे ही लाइम वाटर पास करोगे तुरंत क्या बना देगा? CaCO3 का व्हाइट PPT। और वाटर है या नहीं कैसे मालूम चलेगा? तो वाटर है या नहीं इसके लिए मैं क्या मिला दो? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। क्या मिला दो? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अगर वाटर होगा तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट क्या बना देगा? CuSO4.5H2। क्या मिल जाएगा? कौन सा कलर? ब्लू कलर। तो अगर उसमें फर्दर कॉपर सल्फेट ऐड करने पे ब्लू कलर मिल रहा है तो क्या कंफर्मेशन हो गया? किसका? H2O का, हाइड्रोजन का। और अगर व्हाइट PPT मिल रहा है तो क्या बन जाएगा? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इस मेथड का नाम सेकेंड, डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस मेथड क्या बोलते हैं? लेसाग्ने टेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? लेसाग्ने टेस्ट। तो अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि लेसाग्ने टेस्ट किसके लिए यूज नहीं करते हैं तो क्या बोलोगे? कार्बन एंड हाइड्रोजन इसके लिए यूज नहीं करते हैं। तो इसमें क्या करोगे? कैसे करते हैं इसको? तो अगर अपने को बाकी के एलिमेंट्स के लिए टेस्ट करना है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसी के लिए टेस्ट करना है, तो सिंपली उसको पहले सोडियम के साथ हमें हीट करना पड़ता है। किसके साथ? सोडियम के साथ हीट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉर्म हो जाते हैं। ध्यान देना, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर आपने सोडियम के साथ हीट किया तो जो नाइट्रोजन होगा वो NaCN के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ध्यान दो, किसके फॉर्म में? NaCN के फॉर्म में। जो सल्फर होगा वो Na2S के फॉर्म में बाहर निकलेगा। जो हेलोजन होगा वो NaX के फॉर्म में बाहर निकलेगा। अगर सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन एक साथ मिक्स हो जाए तो थोड़ा बहुत ट्रेस ऑफ NaSCN भी बनता है, सोडियम थायोसाइनेट। और इन सब को फर्दर हम वाटर के साथ हीट करके बाहर निकाल लेते हैं। जो भी यहाँ पे बोल सकते हो मिक्सचर बनेगा उसको हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, मतलब अगर अपने को सैंपल से कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, हेलोजन, सल्फर इनको डिटेक्ट करना है तो हमें कैसे डिटेक्शन करने पड़ेंगे? हमें सबसे पहले यहाँ पे इसको सोडियम के साथ हीट करना है। हीट करते ही एक यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, उसको फर्दर हमें डिस्टिल्ड वाटर के साथ यहाँ हीट करके बॉईल करके बाहर निकाल देना है, जो भी बनेगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। अब इसी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में हम फर्दर डिटेक्शन करते हैं कि नाइट्रोजन कितना है या कैसे है, सल्फर कैसे है या हेलोजन है या नहीं है, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है या नहीं इसकी टेस्टिंग कैसे करी जाती है? याद है थोड़ा बहुत? नाइस। तो अगर नाइट्रोजन है या नहीं तो बताओ बेटा, नाइट्रोजन हमें सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में किस फॉर्म में मिला है? NaCN के फॉर्म में। मतलब बेसिकली वी हैव Cn-। इस Cn- में बेटा हम डाल देते हैं FeSO4 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इससे क्या होगा? इससे बना देता है ये फेरोसाइनाइड है। क्या बना देता है बोलो? फेरोसाइनाइड, मतलब FeCN6 4- बना देता है। Alternatively, some Fe2+ from this ferrous sulfate, some Fe2+ are further oxidizes to Fe3+ by the help of this H2SO4. So basically इस मिक्सचर में साइमल्टेनियसली Fe3+ भी मिल रहा है और ये फेरोसाइनाइड भी मिल रहा है। What is this? फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड आयन भी मिल रहा है। तो अब क्या होता है? ये जो फेरोसाइनाइड है
वो इस फेरी के साथ, फेरिक आयन के साथ फर्दर कंबाइन होते हैं, FeCN6 4-। आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया होगा। दिस इज फेरिक आयन, दिस इज फेरोसाइनाइड आयन, एंड दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या बनेगा बताइए बेटा? Fe4 FeCN6 ये है फेरिक आयन और ये है फेरोसाइनाइड। तो इसका नाम क्या बताया था मैंने? फेरी फेरोसाइनाइड। क्या नाम हो जाएगा? फेरी फेरोसाइनाइड। कितने आलसी लोगों ने नाम रखा होगा फेरी फेरोसाइनाइड। कलर कैसा था इसका? कलर इंपॉर्टेंट है, प्रूशियन ब्लू। कलर ही मेन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये हो गया नाइट्रोजन का डिटेक्शन। तो सिंपल क्वेश्चन, ऑर्गेनिक कंपाउंड से जो नाइट्रोजन डिटेक्ट किया जाता है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका कलर क्या है, यही क्वेश्चन आएगा। उसका फॉर्मूला है फेरी फेरोसाइनाइड। तो नाम से भी फॉर्मूला बना सकते हो, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। फेरी मतलब Fe3+, फेरोसाइनाइड क्या होता है बेटा? FeCN6 4-। फेरीसाइनाइड क्या होता है? FeCN6 3-। दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रूशियन ब्लू कलर बन जाएगा। सेकेंड है डिटेक्शन ऑफ सल्फर या टेस्ट फॉर सल्फर। अगर हमें सल्फर के लिए टेस्ट करना है तो पहला जो तरीका है कि आप जो भी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है जो किस फॉर्म में मिला है? Na2S के फॉर्म में, मतलब सल्फाइड आयन के फॉर्म में, इसमें आप डाल दो लेड एसीटेट। क्या डाल दो? लेड एसीटेट, CH3COO2Pb इन प्रेजेंस ऑफ सम एसिटिक एसिड। तो सल्फाइड आयन इन प्रेजेंस ऑफ लेड एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ये जो Pb है S के साथ कंबाइन होके PbS का कौन सा कलर देगा? ब्लैक PPT देगा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लेड सल्फाइड डालने पे या लेड एसीटेट डालने पे कौन सा कलर का PPT मिलता है। सेकंड तरीका है, इस सल्फाइड आयन में आप डाल दो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सॉरी इसमें डाल दो आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, मतलब नाइट्रोप्रोसाइड आयन डाल दो। नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है Na2FeCN5NO। ध्यान दीजिएगा, NO ये बहुत काम आएगा आगे, रिएक्शन बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2 है, इसको हटा दूंगा तो यहां पे 2- हो जाएगा नाइट्रोप्रोसाइड आयन। तो जब ये नाइट्रोप्रोसाइड आयन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा? तो देखो यहाँ 2- है, यहां भी 2- है, सल्फर सीधा कंबाइन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? FeCN5NO और ये सल्फर जाके ऐड हो जाएगा NOS और यहाँ पे 2- क्या हो जाएगा? 4-। ये एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कलर का कॉम्प्लेक्स है? वायलेट कलर। तो सल्फर को यहां हमने दो फॉर्म में डिटेक्ट किया, या अभी मैंने बताया sometime sulfur gets combined with nitrogen and carbon to form this NaSCN sodium fusion extract. What is this? Sodium thiocyanate ion. तो अगर सोडियम जो है, सॉरी सल्फर जो है सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, किस फॉर्म में बेटा? सल्फाइड के प्रेजेंट में फॉर्म में, तो ये दो रिएक्शन है, या तो उसमें आप लेड एसीटेट डाल दो या तो आप उसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डाल दो। लेकिन अगर वो थायोसाइनेट के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो थायोसाइनेट के फॉर्म में अगर प्रेजेंट होगा तो आप उसमें डालोगे फेरिक आयन। क्या डालोगे? फेरिक आयन। इफ इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ SCN- थायोसाइनेट आयन, तो इसमें हम डालेंगे Fe3+ फेरिक आयन। ये भी हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा है, दोनों ऐड हो जाएंगे FeSCN और ये होगा 3+ और ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? 2+। और ये जो कलर है इसका कौन सा कलर होता है? ब्लड रेड कलर। ये एक ब्लड रेड कलर कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये हो गया टेस्ट फॉर सल्फर। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर हैलोजन। टेस्ट फॉर हैलोजन, देखिए बेटा जो हैलोजन है वो अपने को NaX के फॉर्म में मिलेंगे, मतलब X- के फॉर्म में मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा हैलोजन्स को कैसे टेस्ट करते हैं। तो इसमें सिंपली इसमें हम डाल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 एंड साथ में सिल्वर नाइट्रेट। क्या डालते हैं? सिल्वर नाइट्रेट। जो सिल्वर नाइट्रेट है वो इस X को AgX के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किस फॉर्म में? AgX के फॉर्म में। अब AgX यहाँ पे AgCl भी हो सकता है, AgBr भी हो सकता है, AgI भी हो सकता है। तो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है? तो बेटा AgCl कैसा PPT है? व्हाइट PPT, और इट इज सॉल्युबल इन NH4OH या इनसॉल्युबल? तो इट इज सॉल्युबल इन
NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है। मतलब ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट इफ फॉर्म सिल्वर हलाइड इज व्हाइट and completely soluble in ammonium hydroxide, then it confirms the presence of Cl minus ion. बोले तो it will be AgCl. If the form silver ion or silver component is yellowish and it is sparingly soluble in NH4OH, then it will be AgBr. बोले तो it confirms the presence of Br minus ion. And if it is yellow but it is insoluble in NH4OH, then it confirms the presence of iodide ion. It confirms the presence of iodide ion. तो यहाँ पे साथ में क्या चल रहा है? AgCl कलर व्हाइट, AgBr कलर येलो, AgI कलर भी डार्क येलो होता है। और यहाँ पे अगर आप सॉल्युबिलिटी टेस्ट करोगे तो NH4OH में एक कंप्लीटली सॉल्युबल, स्पैरेंगली सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, यही क्वेश्चन आता है। और लास्ट है फोर्थ, टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। ध्यान दीजिए, अगर अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में फॉस्फोरस है या नहीं इसका पता लगाना है तो सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं सोडियम पेरोक्साइड। क्या डालते हैं? सोडियम पेरोक्साइड। और साथ में नाइट्रिक एसिड के साथ इसको हीट कर देते हैं। जब इसको हीट करते हो तो ये पहले बनता है Na3PO4, मतलब आपसे कोई पूछे किस फॉर्म में आता है तो फॉस्फेट के फॉर्म में बाहर निकलता है। किस फॉर्म में? फॉस्फेट के फॉर्म में। और क्योंकि आपने HNO3 के साथ इसको हीट किया है तो फर्दर ये कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। इस फॉस्फोरिक एसिड में हम डाल देते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट, NH4 ट्वाइस MOO3, अमोनियम मॉलिब्डेट, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3। तो जैसे ही आप इस फॉस्फोरिक एसिड में इसको क्या डालते हैं, इसको क्या नाम दिया मैंने बेटा? अमोनियम मॉलिब्डेट। जब इसको डालते हो तो यहां पे आपको मिलता है अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, इसका फॉर्मूला देखिएगा। अमोनियम मतलब NH4 प्लस, है ना? फॉस्फो मतलब फॉस्फेट, तो फॉस्फेट पे चार्ज क्या होता है? PO4 3 माइनस, NH4 पे चार्ज क्या होता है? +1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहां आएगा 1 और यहां आएगा 3, और मॉलिब्डेट अगेन ये आ जाएगा 12 MOO3, और ये एक येलो कलर का PPT होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे कोई पूछे फॉस्फोरस प्रेजेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी डिटेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो ये कुछ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स है। फर्स्टली हैव टू ऐड सम काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक सोडियम पेरोक्साइड and then HNO3, due to which phosphorus is oxidizes to phosphate. This phosphate can further be detected by adding ammonium molybdate, which forms yellow PPT of ammonium phosphomolybdate. तो देखो मेरी तरफ, कार्बन किस फॉर्म में डिटेक्ट हुआ? CO2। H किस फॉर्म में? H2O। Is it clear? By using what kind of catalyst? CuO. By adding catalyst CuO. CO2 का कन्फर्मेशन कैसे करते हैं? बाय एडिंग लाइम, क्या मिल जाएगा अपने को? CaCO3। H2O कन्फर्मेशन बाय एडिंग H2O। मेथड का नाम CuSO4, मेथड का नाम लिविंग मेथड। अब आते हैं डिटेक्शन ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर, उस मेथड का नाम लेसेग्ने मेथड। पहले क्या करना पड़ता है? यू हैव टू ट्रीट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, ड्यू टू विच दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड विद सोडियम, लाइक सल्फर फॉर्म्स Na2S, nitrogen form NaCN, sulfur and nitrogen form NaSCN, halogen form NaX. Then the further sodium compound is boiled in a distilled water and the mixture is called sodium fusion extract, which is further used for the detection of sulfur, nitrogen, etc. etc. What is the detection test of nitrogen? तो मैंने बोला नाइट्रोजन को डिटेक्ट करना है, किस फॉर्म में है नाइट्रोजन अपने पास? CN- के फॉर्म में। उसमें क्या डालोगे? FeSO4 और H2SO4, और एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? फेरोसाइनाइड, कलर इज प्रूशियन ब्लू। इज इट क्लियर? नाउ मूविंग टू द सेकंड, सल्फर को कितने फॉर्म में डिटेक्ट किया जा सकता है? 3। सल्फाइड के फॉर्म में क्या डाल सकते हो? लेड एसीटेट, PbS मिलेगा ब्लैक। सेकंड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड तो मिलेगा वायलेट कलर। और देखो इस कॉम्प्लेक्स को तुम देख के याद भी कर सकते हो।
अगर सिर्फ नाम याद करोगे तो डर लगेगा। नाइट्रिक क्लोराइड का फॉर्मूला याद करना है और यहाँ पे सिंपल ऐड कर देना है, चार्ज भी ऐड हो जा रहा है। अगर एससीएन के फॉर्म में है, थायोसाइनेट के फॉर्म में, यू हैव टू ऐड फेरिक आयन और यहाँ पे ब्लड रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब इसमें मेनली कलर पूछा जाता है। व्हाट अबाउट दिस? हैलोजन का काफी आसान है। सिल्वर एजिन तो डालोगे तो क्या बन जाएगा? सिल्वर मतलब सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो हैलोजन क्या बन जाएगा? AgCl, AgBr, AgI। कलर बताओ? व्हाइट, येलो, येलो। और किसमें कौन कौन सॉल्युबल होता है? AgCl इज कंप्लीटली सॉल्युबल, AgBr इज स्पेरेंगली सॉल्युबल, AgI इज किसमें? और लास्ट में फॉस्फोरस है। तो फॉस्फोरस में पहले हमने क्या डाला? Na2O2, उसमें किसमें कन्वर्ट हो गया? फॉस्फेट में। उसी फॉस्फेट में हमने क्या डाल दिया? अमोनियम मॉलिब्डेट। तो क्या मिल गया? अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट। ये फॉर्मूला तो मैं कंफ्यूज किया जाएगा, 2, 3, 4, 12, 11 ऐसा आता है, तो इसको ढंग से देख लो। अमोनियम फॉस्फेट को याद करना काफी आसान है। फॉस्फेट पे चार्ज 3 माइनस, अमोनियम पे चार्ज प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया और ये फिक्स रहता है 12MOO3। आगे इसको यूज करेंगे, इसका मोलर मास 1877 होता है। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो, इसलिए मैंने आज पूरा थ्योरेटिकल पढ़ा दिया कि जो भी थ्योरेटिकल है आप उसको पढ़ें। एक पेज लीजिए, उस पर शॉर्ट नोट्स लिख दो। एक पेज पे शॉर्ट नोट्स लिखोगे, तुम देखोगे सिर्फ हर एक में, कोई डायग्राम तो बनाना नहीं है, कौन सा मेथड किसके लिए, क्या एग्जाम्पल, कौन सा मेथड क्या है, क्या एग्जाम्पल। तो 3-3 लाइन 4-4 लाइन में हर एक मेथड खत्म कर लेना। ये तो आधे पेज में आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेम वैसे ही करना है। और नेक्स्ट जो कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसका नाम क्या होगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब अगर कार्बन है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन, CO2 अगर आया है तो CO2 में कितना परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने परसेंट हैलोजन है, कितने परसेंट सल्फर है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है। कल हम सीखने वाले हैं क्वांटिटेटिव डिटेक्शन। ठीक है, चलिए।